वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आप लोगों का चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम आदित्य सिंह है और नीट यूजी 2023 में मैंने बायोलॉजी में 355 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे किस तरह से क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए बायोलॉजी को किस तरह से हमें टैकल करना है और क्या प्रोसेस है और क्या प्रक्रिया है जिसको अपना के हमें अपने होम टेस्ट में और फाइनली नीट यूजी 2024 में बायोलॉजी में अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से एनटीए जो पेपर बना रहा है वो किस तरह से पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पे फोकस्ड होकर बनाए जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो हमें देना है किसी भी चीज़ से बढ़कर वो है एनसीईआरटी की रीडिंग पे। सबसे पहले अब अगर आप लोग ने अभी अपनी तैयारी शुरू की है या फिर आप अपने इनिशियल फेस में हैं तो आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी लीजिए और पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं सबका रफ रीडिंग एक दो दिन में पूरी दोनों एनसीईआरटी 11 12 का कर जाइए। उससे ये होगा कि आप लोग को इस बात का आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। तो उससे फाइनली फ़ायदा ये होगा कि जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग को इस बात का आइडिया रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके सिलेबस ओरिएंटेड है और कौन से क्वेश्चंस जो है आउटडेटेड हो चुके हैं। तो आप सही डायरेक्शन में अपने फोकस को पिन पॉइंट कर पाएंगे और फ़ायदा जितना आप मेहनत करेंगे उसका आउटपुट दे पाएंगे। और दूसरी बात ये हो गई कि आजकल सब कोई कहता है कि एनसीईआरटी रीड करें, एनसीईआरटी की हर लाइन को रीड कीजिए, लाइंस पे बहुत फोकस कीजिए। पर बात ये आती है कि एनसीईआरटी में जो इतना सारा डाटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो इतने सारे चैप्टर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे बनाए रखें। तो बात यह है कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़िए पहले तो एनसीईआरटी में डिक्शनरी लेके बैठिए, मैं यही कहता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ ऐसे टर्म्स दिए रहते हैं जो साधारण इंग्लिश से हटकर मतलब टिपिकल इंग्लिश होती है। तो डिक्शनरी लेकर आप बैठेंगे तो एट स्पॉट ऑन स्पॉट आप उसका मीनिंग देख के मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो लाइन क्या कहनी चाह रही है उसको समझ पाएंगे। उसके बाद पूरा पेज रीड करने के बाद या पर्टिकुलर टॉपिक रीड करने के बाद बुक को बंद कीजिए, आंखें बंद करके आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम जो डेटा एक्टिव रिकॉल के थ्रू बार बार किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो उतने ही ज़्यादा दिन तक वो डाटा या वो चीज़ बनी रहती है। और कोई भी चीज़ यदि आप बार बार रिकॉल करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में इन मतलब उस स्ट्रेस और उस पैनिक के माहौल में भी आप कोई भी चीज़ आसानी से रिकॉल कर पाएंगे, आपका रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और फिर बात रही कि जिस तरह से आप पेपर को देख रहे हैं, असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मल्टीपल जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस सही होते हैं, उनके लिए भी पार्टिकुलर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझना, उसे डिकोड करना और उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर रखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि बच्चों के यही सवाल रहते हैं कि क्या ऑर्डर होना चाहिए चैप्टर्स को पढ़ने का। तो सबसे पहले मार्क्स के आधार पे तो सब कोई जानता है कि ट्वेल्थ के चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेवेंथ में भी जैसे एनिमल किंगडम हो गया, सेल डिवीजन, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। और ट्वेल्थ में जैसे कि जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बेसिस, बायोटेक, इन पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं। बात ये नहीं है कि कौन चैप्टर्स कितने मार्क्स अपने साथ कैरी कर रहा है, बात ये है कि अब जिस तरह से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है हमें किसी भी चैप्टर को अनटच्ड नहीं छोड़ना है। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं जब टीचर पढ़ाए तब उस पर ध्यान देता है आदमी, और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं टीचर्स द्वारा भी निगलेक्ट कर दिए जाते हैं या फिर बच्चे उसे कम मार्क्स का या फिर कम स्कोरिंग समझ के छोड़ देते हैं, उन चैप्टर्स को स्टार्टिंग से ही उन पे फोकस करना है। क्योंकि जैसे चैप्टर जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, स्ट्रैटजीज हो गया, वैसे ही इलेवेंथ में कई चैप्टर हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हो गया। इन चैप्टर्स को लोग बाद के दिनों के लिए छोड़ देते हैं, एग्ज़ाम से एक महीने पहले पढ़ने के लिए सोचते हैं, पर उस समय जो पैनिक और स्ट्रेस का जो माहौल होता है उसमें हम वही चैप्टर्स बार बार पढ़ते हैं जो हमें आते हैं, और इन चैप्टर्स को कहीं ना कहीं ये सोच के कि ये कम स्कोरिंग है छोड़ देते हैं। तो उन चैप्टर्स को, जैसे ये डेटाबेस चैप्टर्स भी होते हैं, इनको आदमी
खुद से भी स्वयं से भी इनका अध्ययन कर सकता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जब जब टाइम मिले, संडे को, छुट्टियों के दिन इन चैप्टर्स को पढ़ते रहें। इससे इन चैप्टर्स का भी जो ट्रैक है वो क्लियर होते रहेगा और लास्ट टाइम में आपको पैनिक नहीं होगा। और बायोलॉजी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल अप्रोच हमारा होना चाहिए बायोलॉजी में भी, क्योंकि कोई भी चीज़ें हम रट्टा मारकर अगर पढ़ेंगे तो कुछ दिनों तक ही हमारे वो मेमोरी में सेटल हो पाएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही वो चीज़ें रह जाती हैं। और कहीं ना कहीं जिन चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रहता है वो लॉन्ग टर्म में हमारे साथ बनी रहती हैं वो चीज़ें, और बार बार उन्हें रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और हम उसका टाइम बाकी सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी समय देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वही जो मैंने कहा था कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका सिलेबस आपसे क्या मांग रहा है, आपके सिलेबस की लिमिट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो सिलेबस में दी हुई हैं। ये ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी एक सोर्स या 2-3 सोर्स से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि वही आपको एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है कि एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से प्रेशर हैंडल करना है और क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। बायोलॉजी आपको कितने देर में करनी है, या फिर फिजिक्स आपका वीक है तो बायोलॉजी में किस तरह से रिस्पॉन्स टाइम घटा के फिजिक्स की ओर ज़्यादा फोकस करना है। ये सब चीज़ें मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेंगी। और बायोलॉजी के हर चैप्टर के कोशिश करें 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके रिफ्लेक्स में आ जाएंगी, और जब चीज़ें आपके रिफ्लेक्स में आ जाएंगी तो एग्ज़ाम के उस पैनिक और टेंस सिचुएशन में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट के साथ नीट 2024 को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।